केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर मामले को वंस एंड फॉर ऑल के लिए यानी एक बार आने वाले सालों के लिए और कई सालों के लिए इस प्रॉब्लम को हल करने के बारे में गंभीरता के साथ विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह विचार विमर्श सभी लेवल्स पर हो रहा है और ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसमें अपना मत जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखा है और केंद्र सरकार को यह बताया है कि उनका मत इसको लेकर क्या है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत, दो दिक्कतें। पहली दिक्कत तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, जो जजमेंट्स साफ तौर पर ये कहती हैं कि जो लोग इलीगली या बैकडोर से लगाए गए हैं उन्हें आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, उन्हें आप उनके बराबर नहीं ला सकते। जो लोग इम्तिहान देकर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इम्तिहान क्वालिफाई करके सरकारी मुलाजमत में आए हैं, आप उनको उनके बराबर नहीं ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम, जम्मू कश्मीर की डेली वेजरों की दिक्कत और परेशानी यूनिक है, अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि ये लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख तक के सरकारी 1 लाख तक के ये वेजर हैं, डेली वेजर हैं जिन्हें रेगुलराइज करना है। और इन्हें 1994 में जब डेली वेजर को अपॉइंट करने के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया गया था, उस बैन के बाद ये तमाम लोग वक्तन फवक्तन लगते रहे। इन्हें मंत्रियों ने लगाया, इन्हें मंत्रियों के संतरियों ने लगाया, इन्हें एक्सएनयू ने लगाया, एडब्ल्यू ने लगाया, जेयू ने लगाया। जिसकी ताकत में जिसके पास जो ताकत थी उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इन लोगों को सरकारी मुलाजमत, इन लोगों को माफ कीजिएगा डेली वेजर के तौर पर नौकरी मिल गई। अब चूंकि केंद्र सरकार के समक्ष ये सारी फैक्चुअल चीजें पहुंच चुकी हैं, केंद्र सरकार को इन तमाम सरकारी मुलाजमों का नंबर भी मालूम है और जम्मू कश्मीर सरकार की विडंबना ये कि एक जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुसीबत ये कि इतने सारे मुलाजमों को एक साथ अगर हम पक्का करेंगे तो कितनी सारी ऐसी नई मुलाजमतें होंगी जिन पर इनका असर पड़ेगा। दूसरी दिक्कत जम्मू कश्मीर सरकार की है कि पैसा इतने सारे लोगों को रेगुलराइज करने के लिए और इनको तनख्वाहें देने के लिए कहां से हम लाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर का जो रेवेन्यू है वो बाकी तमाम राज्यों के कंपैरेटिवली बहुत कम है और उस रेवेन्यू का मेजर कंपोनेंट जो है वो तनख्वाहें और मजदूरी देने पर चला जाता है। ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है। और एक और अहम बात ये कि जम्मू कश्मीर बहुत कम प्रदेश हैं देश में ऐसे लोकल फंड वर्कर्स हों, लेफ्ट आउट एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट कंसोलिडेटेड वर्कर्स हों, इन तमाम लोगों के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने एसआरओ 520 लाया था। जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने एसआरओ 520 लाया था, सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की। उस सरकार ने यह तय किया कि हम इन तमाम डेली वेजर्स को, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के जरिए लगाए गए लोगों को, लोकल फंड वर्कर्स को, लेफ्ट आउट एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट कंसोलिडेटेड वर्कर्स को, इन तमाम लोगों को हम रेगुलराइज करेंगे एसआरओ 520 के तहत। इनको रेगुलर मुलाजमत हम लोग देंगे। और यह भी उस ऑर्डर में लिखा गया था कि ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें 31 जनवरी 1994 के बैन के बाद लगाया गया है। उसके बाद इसमें एनवाईसीज और लैंड ओनर्स, उन्हें भी एंगेज करने की बात की गई थी, जिसके लिए एक प्रोसीजर तैयार किया गया था और सीजनल वर्कर्स की बात भी इसमें की गई थी। तो एसआरओ 520 के तहत इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करने की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने की थी। लेकिन उस वक्त की सरकार की भी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रेगुलराइज करने के लिए हम पैसा कहां से लाएंगे, इनको तनख्वाहें कहां से देंगे, और जब हमें इनको तनख्वाह रेगुलर बुनियादों पर देनी पड़ेगी तो तनख्वाहों के साथ साथ में और बहुत सारे टर्मिनल बेनिफिट्स हैं जो इन्हें देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे एनपीएस है, यानी पेंशन देनी पड़ेगी। पेंशन के अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सरकारी मुलाजमों को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स इनको भी देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें थी जिन सारी चीजों के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार जब तखमीना लगाती थी और बजट तैयार करती थी तो बजट करोड़ों रुपए में बजट आता था। वो जो करोड़ों रुपए का बजट आता था, उस करोड़ों रुपए के बजट को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार सोच में पड़ जाती थी कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में जो ये लोग लगाए गए हैं, इन्हें हम रेगुलराइज करें तो करें कैसे।
अब ये पिछली सरकारों की भी दिक्कत थी, इस सरकार के सामने भी ये सवाल था। 5 साल तक 2019 तक जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, उस सरकार के समक्ष ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि तब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्रालय डायरेक्टली जम्मू कश्मीर की देखरेख कर रहा है और गृह मंत्रालय का इंटरफेरेंस लगभग जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिसी मेकिंग में होता है, उसी इंटरफेरेंस के चलते सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने भी यह सवाल आया है और वो भी इस सवाल का जवाब तलाश करने में लग गए हैं। मैंने पहले भी आपको एक खबर में बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीरता के साथ इस बात पर सोच विचार कर रहा है कि कैसे कोई रास्ता निकाला जाए कि इतनी बड़ी तादाद में कैजुअल, डेली वेजर, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगाए गए लोग, लोकल फंड में लगाए गए लोग, लेफ्ट आउट, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर लगाए गए लोग, कंसोलिडेटेड वर्कर्स, इन तमाम लोगों को वन गो में रेगुलराइज कैसे किया जाए, इन तमाम लोगों की दिक्कतों और परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, इस पर मरकजी सरकार सोच विचार कर रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा पीएचई के लोग हड़ताल पर बैठे, उसके बाद अलग अलग विभागों के लोग हड़ताल पर बैठे, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में जो लोग लगाए गए हैं वो भी धरना देकर बैठे हुए हैं, 3 महीने की उनकी तनख्वाह रोकी गई है। तो इन तमाम लोगों के इस धरने की ये तमाम खबरें दिल्ली तक पहुंच रही हैं और दिल्ली को मुकम्मल तौर पर मालूम है कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। अब एक रास्ता तलाश किया जा रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि रास्ता ऐसा तलाश किया जा रहा है जिस रास्ते में इन तमाम लोगों को सहूलियत भी मिले, इन्हें वो तनख्वाहें भी मिले जिन तनख्वाहों की इनको उम्मीद और तवक्का भी है, और सरकार के ऊपर कोई बड़ा बोझ भी ना पड़े, कोई बड़ा बर्डन भी ना पड़े कि सरकार के लिए उस बर्डन को आने वाले वक्तों में या आने वाले सालों में कैरी करना मुश्किल हो जाए। अब उसके लिए चूंकि सोच विचार अलग अलग लेवल्स पर चल रहा है, सोच विचार के बाद क्या निकल के आता है, क्या कि सोच विचार के बाद कौन सी पॉलिसी निकल के आती, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या एसआरओ 520 के तहत ही रास्ता ढूंढा जाएगा, क्या एसआरओ 520 को इन टोटो इंप्लीमेंट कर दिया जाए, या एसआरओ 520 की जगह कोई और एसआरओ आएगा जिस एसआरओ में टर्मिनल बेनिफिट्स के साथ, बाकी बेनिफिट्स के साथ इन तमाम मुलाजमीन को जो अलग अलग वक्तों में लगाए गए हैं और आज वो अलग अलग डिपार्टमेंटों की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं, चाहे पीएचई का डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, या अन्य कोई भी विभाग हो, हर विभाग की रीढ़ की हड्डी यही तमाम लोग हैं। आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, आप फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, हर डिपार्टमेंट में ऐसे कर्मचारी आपको मिलेंगे जिनके बगैर डिपार्टमेंट का चलना या डिपार्टमेंट को चलाना लगभग नामुमकिन है। उनके बगैर आप डिपार्टमेंट चला ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये सारी जानकारी चूंकि अब केंद्र सरकार को भी है और केंद्र सरकार ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के मामले में बहुत सारी रिलैक्सेशंस दे चुकी है। आयुष्मान भारत स्कीम की ही मिसाल ले लें, पूरे देश में यह स्कीम गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए है, लेकिन जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां आयुष्मान भारत की स्कीम हर जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए है। इसी तरीके से कुछ और रिलैक्सेशन है जो केंद्र सरकार ने केवल मात्र जम्मू कश्मीर के लिए दी है और बाकी राज्यों में या बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसी तरह की उम्मीद और तवक्का यह है कि शायद कैजुअल और डेली वेजर, एचडीएफ, एलएफडब्ल्यू यानी लोकल फंड वर्कर्स, लेफ्ट आउट, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्टेड, कंसोलिडेटेड वर्कर्स, शायद इन तमाम लोगों के लिए या तो एसआरओ 520 या एक नया रास्ता, एक नई पॉलिसी लाई जाएगी जिस पॉलिसी के तहत इन तमाम लोगों को वन गो में रेगुलराइज करने पर गंभीरता के साथ सोच विचार हो रहा है। और यहां पर यह बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस वक्त वो स्कीम लाई गई उस वक्त यह कहा गया कि ये रूल्स उन तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई होंगे जो 17 मार्च 2015 तक डेली वेजर, एचडीएफ, लोकल फंड, लेफ्ट आउट, एडहॉक, कंसोलिडेटेड और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगे हैं। यानी 17 मार्च 2015 तक जितने भी लोग जितने भी डेली वेजर्स लगाए गए हैं उन तमाम लोगों के लिए वो एसआरओ 520 था। और ये नई अगर कोई पॉलिसी आती उसमें भी हद यहीं तक होगी। इसके बाद अगर कहीं कोई लगा है तो उसके लिए सरकार के पास कोई दरवाजा नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। और ये स्कीम कंटिंजेंट पेड लोगों के लिए, पार्ट टाइम या बाकी जो लोग
जिनकी वेजेस कम है डेली वेज के मुकाबले में, उनके लिए नहीं है। टेन्योर पोस्ट एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए नहीं है, यानी जो लेक्चर्स एकेडमिक अरेंजमेंट में लगाए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक अरेंजमेंट में लगाए गए हैं और काफी देर तक उन लोगों ने भी धरने दिए, प्रदर्शन किए, उनके लिए स्कीम नहीं है। ये ऑटोनॉमस बॉडीज में, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, कॉर्पोरेशंस में, गवर्नमेंट कंपनियों में, सोसाइटियों में लगाए गए लोगों के लिए आने वाली पॉलिसी में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। जो रिटायर्ड लोग हैं सरकार के और अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब बड़ी दिक्कत, और एक और बड़ी दिक्कत SRO 520 की ये थी कि उसमें आज भी परमानेंट रेजिडेंट का क्लॉज है, जबकि परमानेंट रेजिडेंट का क्लॉज जो है जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है। अब डोमिसाइल का क्लॉज है। डोमिसाइल के अलावा उसमें यह रखा गया था कि 8वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज का मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया इनिशियल अपॉइंटमेंट पर होना चाहिए, 10 साल की कॉन्टिन्यूअस वर्किंग उन्होंने कंप्लीट की होनी चाहिए, सीजनल वर्कर्स ने 120 महीने डिपार्टमेंट में काम करते हुए मुकम्मल किए होने चाहिए, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए और वो डिपार्टमेंट में लगातार काम करते हुए होने चाहिए। और उसके अलावा यह भी कि एज रिलैक्सेशन भी उन तमाम लोगों को दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन इसलिए भी देनी पड़ेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार में नौकरी पाने की भी एक उम्र है और रिटायरमेंट की भी एक उम्र है। बहुत सारे डेली वेजर कैजुअल ऐसे हैं जो उस उम्र को पार कर गए हैं, यानी 40 साल अगर नौकरी लेने की उम्र है तो कोई 45 का है, कोई 48 का है, कोई 52 का है, कोई 53 का है, कोई 59 साल का है, कोई 58 साल का है। तो इस तरीके से है, तो उनके बारे में भी सोचना है कि उन्हें किस तरीके से, किस तरह की रिलैक्सेशन दी जाएगी, रूल्स को कैसे रिलैक्स किया जाएगा ताकि उन्हें भी इन तमाम चीजों में एडजस्ट किया जा सके। उसके अलावा SRO 520 में यह किया गया था कि स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, यानी जिनके पास स्किल है, 10 से 15 साल का अगर वक्त हुआ है काम करते हुए, तो 13,000 तनख्वाह के बारे में बात की गई थी। 15 से 20 हजार वालों को कहा गया था कि आपको 18,000 रुपए दिए जाएंगे और 20 साल से जायद जिनको वक्त हुआ है उनको 24,000 रुपया मिलेगा। अनस्किल्ड के लिए 10 से 15 साल के लिए कहा गया था 10,000, 15 से 20 साल के लिए कहा गया था 15,000 और 20 साल से ज्यादा का वक्त जिनको हो गया काम करते हुए उन्हें 20,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। और साथ में यह भी कहा गया था कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत इन्हें कवर भी किया जाएगा और उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 3% भी इनको मिलता रहेगा और इन्हें गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट कहा जाएगा, इन्हें किसी और नाम से नहीं बुलाया जाएगा। जैसे आपको यह भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर में अब PM का कोई पोस्ट नहीं है, अब उनको मल्टीटास्किंग फोर्स कहा जाता है, MTF उनको कहा जाता है। इसी तरीके से इनके लिए भी एक टर्म लाई गई थी गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट। अब ये तमाम चीजें केंद्र सरकार के सामने हैं और केंद्र सरकार अब जो सूत्रों के अनुसार अलग अलग लेवल्स पर इस बात पर सोच विचार कर रही कि भाई टोटल कितना पैसा हमको लग सकता है इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करने के लिए और उसके बाद हर साल इनको कितनी कितनी तनख्वाह, यानी वेज बिल हमारा कितना बनेगा, सैलरी बिल हमारा इन तमाम डेली वेजेस का कितना बनेगा और उसके बाद इनको रेगुलराइज करने के बाद कितनी पोस्टें असरअंदाज होंगी। क्या वाकई जैसे कहा जा रहा है कि क्लास 4 और उससे निचले लेवल पर या उससे थोड़े से ऊपर वाले लेवल पर पोस्टों पर जबरदस्त इसका असर पड़ेगा और एक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में क्लास 4 की पोस्टें नहीं आएंगी। उसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं जिन्हें इनके लिए मुख्तस करना पड़ सकता है, यानी इनके लिए पोस्टों को रखना पड़ सकता है। नतीजा यह निकलेगा कि लंबे वक्त तक रिक्रूटमेंट जब भी होने लगेगी तो रिक्रूटमेंट के सिलसिलों में नए युवाओं को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार में अगर आपको जो अलग अलग सर्वेज हुए हैं उसमें ऑलरेडी सरप्लस मुलाजिम जम्मू कश्मीर में है। रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट की जगह आप जो लोग रिटायर होते हैं उनकी जगह नए लोगों को जरूर लगाया जाता है, लेकिन जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि आबादी कितनी है और आबादी के हिसाब से जम्मू कश्मीर में मुलाजिम कितने हैं तो आपको पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा मुलाजिम है। पर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है मगर उस पैमाने की नहीं है, उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें दिल्ली में या बाकी राज्यों में देखने को मिलती है कि लोग गवर्नमेंट सर्विस की जगह, सरकारी मुलाजमत की जगह प्राइवेट मुलाजमत प्रेफर करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत की हौड़ इतनी जबरदस्त है कि आपने देखा होगा पागलों की तरह लोग करोड़ों लाखों रुपया खर्च करते हैं और लाखों रुपया लोगों ने खर्च किया
ताकि वो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में बेईमानी के जरिए जो है अपने बच्चों को मुलाजमत दिला सके। आपने आज ही सुना होगा कि 1.25 करोड़ रुपया जो है वो अलग अलग कैंडिडेट से जमा किया गया, और वो जमा किस लिए किया गया, ताकि उनको सरकारी मुलाजमत मिल सके। उस सरकारी मुलाजमत के लिए 20-20, 25-25 लाख रुपया बच्चों ने दिया, उनके पेरेंट्स ने दिया, ताकि हमारे बच्चों को किसी तरीके से सरकारी मुलाजमत मिल जाए। तो जहां इतनी लालसा हो सरकारी मुलाजमत की, जहां इतना लालच हो सरकारी मुलाजमत का, और जहां मानसिकता भी ये हो कि जब तक हमारा बेटा सरकारी मुलाजिम नहीं बनेगा शादी नहीं होगी, बेटी की सरकारी मुलाजमत नहीं लगेगी तब तक शादी नहीं होगी, तो जहां यह मानसिकता हो कि आप अपना परिवार, आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर इस बात पर तय करते हैं कि आपका बेटा सरकारी मुलाजिम है कि नहीं है, वहां बेईमानी होना, वहां इम्तिहानों में चोरी होना, वहां इम्तिहानों में ठगी होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी भी तरीके से सरकारी मुलाजमत लेनी है तो वो चोरी के ही रास्ते से मिल जाए तो इंसान कोशिश पूरी की पूरी करता रहता है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आज हुई है, उन रिक्रूटमेंटों पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। मैं नहीं कर रहा, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इन रिक्रूटमेंटों के ऊपर। तो अब जहां इतनी ज्यादा सरकारी मुलाजमत की लालसा हो, जहां प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, और अगर प्राइवेट एंटरप्राइज कोई खोलता भी है तो उस प्राइवेट एंटरप्राइज को सरकार मौका ही नहीं देती ग्रो करने का। सरकार मौका ही नहीं देती उस प्राइवेट एंटरप्राइज को कि वो बड़े फले फूले, और जब वो फलेगा फूलेगा वो बड़ा पेड़ बन के जो है और कम से कम 40 लोगों को, 100 लोगों को मुलाजमत देगा, और जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयड की संख्या है उसको कम करेगा। जहां ऐसी स्थिति हो वहां पर बच्चों के लिए भी मजबूरी यही कि जनाब सरकारी मुलाजमत चाहिए, और जो लोग अब जो डेली वेज लगे उनकी मानसिकता क्या। जाहिर सी बात है, जहां फैक्ट्री में बच्चा काम नहीं करेगा, इंडस्ट्री कहीं नहीं है, आतंकवाद है, अलगाववाद की आग है, और चारों तरफ सारा मसला ठप है। आप एसएसआरबी के जरिए रिक्रूटमेंट एसएसआरबी के जरिए रिक्रूटमेंट जो है वक्तन नहीं कर रहे हैं, यानी टाइम पर रिक्रूटमेंट हो नहीं रही। नतीजा ये निकला, एमएलए ने जिनको वादा किया उसने उनको लगाया, एक्सीएन ने जिनको वादा किया उसने उनको लगाया, एडब्ल्यू ने जिनको वादा किया उसने उनको लगाया, कमिश्नर सेक्रेटरी ने जिनको वादा किया उसने उनको लगाया। तो इस तरीके से ये फौज तैयार होती गई, और अब ये फौज इतनी बड़ी हो गई है कि आज के वक्त में इस फौज को लेकर ये कहना कि देखिए बैकडोर से आए हैं, इनको कैसे हम रेगुलराइज करेंगे, ये तमाम बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट इनके ऊपर डिपेंडेंट है। आज ये हड़ताल पर चले जाते हैं तो आपका सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो अगर सारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, वन टाइम रिलैक्सेशन देकर इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करके इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल के लिए खत्म कर दिया जाए, और आइंदा के लिए कानून इतना सख्त बनाया जाए कि इसके बाद दोबारा कभी भी किसी को बैकडोर से या किसी और तरीके से अपॉइंटमेंट या नौकरी मिलने की कोई संभावना ही बाकी न रहे। किसी मंत्री के पास कोई ताकत न हो, किसी संतरी के पास कोई ताकत न हो, किसी एडब्ल्यू, किसी एक्शन के पास कोई ताकत बाकी न रहे किसी को एंगेज करने की, तभी जाकर यह मसला हल होगा। अब मरकजी केंद्र सरकार क्या सोच रही है? केंद्र सरकार इसी बात पर सोच विचार कर रही है कि कितना बड़ा पैकेज हमको देना पड़ सकता है, जिससे बड़े पैकेज से हम इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करें और वंस एंड फॉर ऑल के लिए मसला खत्म करें। अच्छा, उस वंस एंड फॉर ऑल के लिए इस वक्त मसला हल करने का फायदा क्या? अगर इस वक्त ये मसला हल करते हैं तो 1 लाख की फौज का मतलब ये हो गया लगभग 4 लाख के करीब करीब का वोटर। एक घर में कम से कम 4 वोटर हैं, और अगर इनके रिश्तेदारों को भी आप मिला लें तो ये कम से कम 7-8 लाख के करीब करीब वोट्स बनते हैं। तो 8 लाख वोटों के ऊपर वोट कितना असर डाल सकते हैं और कितने समीकरण चेंज कर सकते हैं, वो राजनीतिक दलों को अच्छे से मालूम है। तो अगर इन तमाम लोगों को वन गो में रेगुलराइज किया जाता है, जो पार्टी वो करेगी, जो दल वो करेगा, उस दल को ही राजनीतिक फायदा इसका होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस दल को ही क्रेडिट जाएगा कि जो पिछली सरकारों ने 26 साल में, माफ कीजिएगा 28 साल में नहीं किया, हमने वो वन स्ट्रोक में किया, 8 साल के अंदर अंदर कर दिया और करके दिखा दिया, और रेगुलराइजेशन की पॉलिसी भी लाई और लोगों को वन गो में रेगुलराइज भी किया। अब चूंकि बायोमेट्रिक्स भी इनका हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स भी ये लोग डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5 बार दे चुके हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी 3-3, 4-4 बार हो चुकी है। और जैसा इसमें कहा गया है कानून में कि अपॉइंटमेंट, बाज़ाब्ता अपॉइंटमेंट ऑर्डर होना चाहिए, तो जिनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है और उसको देखा गया है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई वजह बनती है कि सरकार और ज्यादा इसमें विलंब करे, सरकार और ज्यादा इसमें देरी करे, क्योंकि सिस्टम सुचारू रूप से अगर आपको चलाना है तो सिस्टम को आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। यह कहकर
कि ये लोग बैकडोर से आए हैं, इनको गलत तरीके से लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अपनी जगह, हाई कोर्ट्स की जजमेंट अपनी जगह, लेकिन इन जजमेंट्स के साथ साथ में हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी बार ये कहती है कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पर लोगों की मजबूरी और लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फैसले लिए जाने चाहिए। तो लोगों की परेशानी और लोगों की दुख तकलीफ को ध्यान में रखते हुए सरकार को अब, चूंकि ऑलरेडी सरकार इस पर सोच विचार कर रही है कि कितना बड़ा पैकेज हमको देना पड़ सकता है, जिस पैकेज को देने के बाद जैसे रहबर तालीम के मसले को वंस एंड फॉर ऑल के लिए सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट करके खत्म कर दिया गया। अब सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट हो गई, रहबर तालीम एडजस्ट हो गई। हां, बिल्कुल रहबर तालीम की एडजस्टमेंट के बाद मास्टरों की पोस्टें लंबे वक्त, टीचरों की पोस्टें लंबे वक्त तक नहीं निकलेंगी, वो एक हकीकत है। उससे इंसान जो है दूर नहीं रह सकता। लेकिन अब अगर सिस्टम के अंदर लोग अगर आ चुके हैं तो आप सिस्टम को करेंगे क्या? जाहिर सी बात है, जब आप इनको सिस्टम के अंदर लाएंगे, कल जब मुलाजमतें नहीं मिलेंगी तो किनको नहीं मिलेंगी? इन्हीं के बच्चों को नहीं मिलेंगी, इन्हीं के क्या कहते हैं आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगी। और जब इनकी जनरेशन इनसे सवाल पूछेगी कि जनाब नौकरियां क्यों नहीं है, तो इन्हें बोलना पड़ेगा कि हम इस रूट से लगे थे, उसके बाद सरकार ने वो एक पैकेज लाया, हम सबको रेगुलराइज किया, इसलिए जब तक अब सुपर न्यूमरी पोस्टों के ऊपर जिनके ऊपर हमको लगाया गया, जब तक वो खत्म सारी नहीं होती तब तक नई मुलाजमतें नहीं आएंगी। तो ये सारा कुछ जो इस पर केंद्र सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है और केंद्र सरकार सोच रही है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को एक बड़ा तोहफा दिया जाए कि जो डेली वेजर हैं, जिनकी तादाद लगभग 60 से 70 हजार के करीब करीब बताई जाती है, वन गो में इन तमाम को रेगुलराइज किया जाए और इस इशू को फॉरएवर के लिए खत्म किया जाए। इस पर सोच विचार हो रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरे ओपिनियंस भी हैं, जैसे मैंने आपको कहा, लोग हैं सरकार जो ऑफिसर्स हैं जो बार बार कह रहे हैं कि जी कैसे करेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसके अलावा हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो इस और भी इशारा करते हैं कि आप अगर आज बैकडोर से लोगों को रेगुलराइज करने का रास्ता बनाएंगे, कल लोग कोर्ट में चले जाएंगे और इलीगल अपॉइंटमेंट्स को भी लीगल करने की बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें दूसरी साइड से भी कही जा रही हैं। तो इसीलिए असमंजस की स्थिति है। इस असमंजस की स्थिति के बीच में केंद्र सरकार तो गंभीरता के साथ सोच रही है, लेकिन फैसला कब लेगी उसको लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। जब भी कभी केंद्र सरकार इसको लेकर एक बड़ा फैसला करती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यह कि गंभीरता के साथ केंद्र सरकार इस बात पर सोच विचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेज का मसला, जो कि अद्भुत है और बिल्कुल पूरे देश से बिल्कुल अलग है, उस मसले को वंस एंड फॉर ऑल के लिए हल कर दिया जाए।